नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और आज हम हीट ट्रांसफर के थर्ड लेक्चर को कवर करेंगे। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनालॉगी क्या होती है। उसके बाद हम सीखेंगे कि थर्मल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस प्लेन वॉल के लिए क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है और थर्मल रेजिस्टेंस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनालॉगी। देखिए, बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है और इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल एनालॉगी को एक्सप्लेन कीजिए। जब हम हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट को करते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एनालॉगी। तो आपको क्या लिखना है? देखिए, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी भी दो एंड के बीच में करंट को फ्लो करना है तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट को रोकने के लिए क्या होता है? उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बुलाते हैं। तो हमारे ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमने कहां पे लर्न किया? ये हम इलेक्ट्रिकल, जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप जब पढ़ते हो या इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में जब आप पढ़ते हो तो आपको ओम्स लॉ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ ने हमें यह बताया था कि करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देखिए किसी बुक में डेल वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कहीं कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम अपने हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट में रिलेट कर सकते हैं हीट को। देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल में करंट होता है, हमारे पास थर्मल के केस में हमारे पास हीट होती है ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपको टेम्परेचर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पे हीट ट्रांसफर होगी। और उस हीट ट्रांसफर को रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसको जो रोकने की कोशिश करेगा या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा तो उसको हम बुलाएंगे थर्मल रेजिस्टेंस। तो अगर हम रिलेट करें इलेक्ट्रिकल को थर्मल से तो हमारा आरटीएच क्या हो जाएगा? आरटीएच हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय हीट ट्रांसफर। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है और हीट ट्रांसफर का रेट क्या है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनालॉगी आती है क्वेश्चन में तो आपको क्या करके आना है? आपको ये लिखना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपको ये बताना है। जैसे वहां पे करंट होता है, यहां पे हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी में करंट होता है और हीट ट्रांसफर में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। उसी तरीके से वहां पे वहां पे क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारे यहां पे क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, देखिए ये तो है इलेक्ट्रिकल और ये है थर्मल। इलेक्ट्रिकल के केस में करंट फ्लो करता है, थर्मल के केस में हीट फ्लो करती है। इलेक्ट्रिकल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है और थर्मल के केस में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट होता है और यहाँ रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को बुलाते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी का मतलब होता है उससे सिमिलर। ठीक है, सिमिलरिटी दोनों में क्या है? यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, वहां पे हीट फ्लो कर रही है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होता है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बुलाते हैं और थर्मल के केस में थर्मल रेजिस्टेंस। अब
अगला जो टॉपिक है वो हम थर्मल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। देखिए थर्मल रेजिस्टेंस, पहले हम कंडक्शन के केस में थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर कन्वेक्शन के केस में। तो थर्मल रेजिस्टेंस पहले हम निकालेंगे कंडक्शन हीट फ्लो में, कंडक्शन में, और फिर हम निकालेंगे कन्वेक्शन में। ठीक है, कंडक्शन में जब हम निकालेंगे तो हम पहले प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे, प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए निकालेंगे, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में हम निकालेंगे, और लास्ट में हम निकालेंगे स्फेरिकल केस में। अगर आपका ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तीनों को वन बाय वन करेंगे हम। चलिए, तो शुरुआत कहां से करते हैं? प्लेन ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस ठीक है फॉर प्लेन ऑब्जेक्ट, प्लेन, और ये कौन सा मोड है? कंडक्शन के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं हम? कंडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए एक प्लेन ऑब्जेक्ट लेते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कोई प्लेन ऑब्जेक्ट है। इसकी थिकनेस क्या है आपकी? dx। थिकनेस मान लेते हैं dx है। देखिए प्लेन ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, वो प्लेन ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो। मान लो ये दीवार है आपकी जो यहाँ पे आपको दिख रही है, या एक और ऑब्जेक्ट दिखाते हैं। मान लीजिए सपोज ये आपका प्लेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हीट फ्लो यहां से लेके यहां पे हो रही है। ठीक है, यहां से, तो इसका जो एरिया होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो हीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे प्लेन ऑब्जेक्ट, उसी प्लेन ऑब्जेक्ट को जनरली बुलाते हैं हम जहां पे एरिया कांस्टेंट होता है। कौन सा एरिया? एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। देखिए, तो अगर हीट फ्लो होगी और जितनी हीट फ्लो होगी, जितनी हीट आएगी प्लेन ऑब्जेक्ट में, उसी रेट से हीट जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ हीट फ्लो जब इंटर करेगा उतना ही रेट ऑफ फ्लो आउट पे जाएगा, एग्जिट पे होगा। कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा, कोई भी स्टोरेज नहीं होगी। तो आपको दो चीजें एज्यूम करनी है जब भी आप थर्मल रेजिस्टेंस निकालोगे। तो दो अजम्पशन आपको लेने हैं, चाहे किसी भी केस में आप निकाल रहे हो। पहला स्टडी स्टेट, और दूसरा क्या मान के चलना है आपका? वन डायमेंशनल हीट फ्लो। क्या मान के चलना है आपका? वन डायमेंशनल हीट फ्लो। वन डायमेंशनल हीट फ्लो। तो ये दोनों आपके अजम्पशन होंगे, आप नोट कर लीजिए। ये अजम्पशन हम यूज करने वाले हैं। हमने एज्यूम किया है कि स्टडी स्टेट का मतलब है जो आपकी रेट ऑफ हीट फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा। कहीं पर भी आप रेट ऑफ हीट फ्लो को निकालोगे तो वो कांस्टेंट मानेंगे हम थ्रू आउट। ठीक है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो का मतलब है कि अगर हम इस डायरेक्शन में मान रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में होगा, वो y और z में नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन, चाहे x में मानिए, y में या z में, एक ही डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। ठीक है, अब देखिए
मान ली आपको पता है फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसमें आपको बताया था हमने कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, ये होता है माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अगर आपको फूरियर्स लॉ समझना है तो हमारे इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख सकते हो, जिसमें आपको बताया था कि फूरियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने ऑब्जर्वेशन ली, ऑब्जर्वेशन से उसको पता लगा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। वहां पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, और डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, या इसको हम स्लोप भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, स्लोप। अब देखिए मान लेते हैं ए एरिया है इसका, के तो है थर्मल कंडक्टिविटी, और ए देखिए ए एरिया कांस्टेंट रहेगा, चाहे यहां पे लीजिए आप, देखिए ये प्लेन है, ठीक है, चाहे यहां पे लीजिए आप, हर जगह पे ए है, यही ए इसका है, यही ए इसका, हर जगह पे जो एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो 3D में समझिए इसको आप। देखिए अगर मैं आपको एरिया को 3 डायमेंशन में समझाऊं तो कुछ इस टाइप का है ये। देखिए जो ये वाला एरिया है ये, ठीक है, अगर हीट फ्लो इस टाइप से हो रही है तो इसको हम क्या बुलाएंगे, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, और ये लास्ट में ये वाला एरिया है, तो हर जगह पे ए वैल्यू है, क्या है हमारी, ए। कहने का मतलब है कि एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट मानना है हमें, ठीक है, प्लेन बॉडी तभी इसको हम बुलाएंगे, प्लेन ऑब्जेक्ट है आपका ही, ठीक है। और हीट फ्लो भी आपकी कांस्टेंट है यहां से लेके यहां तक, देखिए ये भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स, ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आपका स्लोप क्या होता है, वेरी करता है या कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ प्लेन वॉल, प्लेन वॉल के केस में जो स्लोप होता है या टेम्परेचर ग्रेडियंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेम्परेचर प्रोफाइल आप बनाओगे ना वो इस तरीके से बनेगी। मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे T2, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी जगह पे आप स्लोप निकालोगे वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स क्या है, सेम। अब हमें निकालना क्या है, हमें थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से समझिए आप इसे, देखिए किसी भी जगह पे आप रेट ऑफ हीट फ्लो निकालोगे वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई के ए, ठीक है। अब जो नीचे है ध्यान रखिए, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, जो क्वांटिटी है, उसी को थर्मल रेजिस्टेंस बुलाएंगे हम। क्या बुलाएंगे हम, थर्मल रेजिस्टेंस। देखो मैंने ये डायरेक्टली ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, आपको एरिया कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इसको। तो आरटीएच की वैल्यू क्या आ गई, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स डिवाइडेड बाई के ए। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए है। अगर कंडक्शन, देखिए कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है और ऑब्जेक्ट कैसा है आपका, प्लेन ऑब्जेक्ट, तो थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका, dx डिवाइडेड बाय के ए, dx डिवाइडेड बाय के। dx क्या है, थिकनेस है उस ऑब्जेक्ट की, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। किसी मटेरियल का तो बना होगा ना, जिस मटेरियल का बना होगा वो ऑब्जेक्ट, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के होगी। ए क्या है, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो ये हमने पहली वैल्यू निकाल ली है प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए। तो प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए आर थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका, डी एक्स डिवाइडेड बाय के ए, ठीक है। अब हम निकालेंगे सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए निकालेंगे हम, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। देखिए
अब निकालने वाले हैं हम सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, देखिए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट और प्लेन ऑब्जेक्ट में एक मेजर डिफरेंस क्या है। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट में जो एरिया होगा वो वेरी करेगा, ठीक है, एरिया क्या करेगा, वेरी करेगा। देखिए आप इसको इस टाइप से समझिए, मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है आपका, इसको आप इस तरीके से समझना 2D में, ठीक है। अगर मैं आपको ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्रॉस सेक्शन इस टाइप से। तो हम इसका ये वाला पोर्शन दिखाएंगे आपको बस, ठीक है। मान लेते हैं ये R1 रेडियस है, ये आपकी R2 रेडियस है। तो इसको मैं यहां पे शो कर रहा हूं आपको इस टाइप से। मान लीजिए ये R1 है, ये आपकी R2 है। कोई सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस क्या है R1 और आउटर रेडियस क्या है आपकी R2। वो किसी मेटेरियल का तो बना होगा ना, वो किसी मेटेरियल का बना होगा। तो मान लेते हैं उस मेटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है आपकी के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब एरिया को समझिए, देखिए एरिया कौन सा लेंगे इसका, अब की बार हम एरिया ये वाला एरिया लेंगे हम, क्योंकि हीट फ्लो रेडियल डायरेक्शन में माननी है आपको। किस डायरेक्शन में माननी है आपको, रेडियल डायरेक्शन में। देखिए आपको पहले बताया था कि जो हीट फ्लो है वो वन डायमेंशनल है, तो इसमें कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो माननी है आपको, रेडियल। रेडियल का मतलब है रेडियस के अलोंग हो रहा है, ठीक है। मतलब जो हीट फ्लो हो रही है वो कुछ इस टाइप से हो रही है, या तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो हम मानेंगे अंदर से बाहर की तरफ। मान लेते हैं इनर जो टेम्परेचर है इसका T1 है, और जो आउटर टेम्परेचर है वो आपका T2 है। क्या है वो, T2। समझ गए आप, इनर टेम्परेचर T1, आउटर टेम्परेचर आपका T2। T2 का मतलब देखिए हर जगह पे T2 रहेगा, क्योंकि मैं इसको स्टडी स्टेट मानूंगा। तो बाहर के सारे सरफेस पे क्या रहेगा, टेम्परेचर T2, और अंदर वाले कंप्लीट सरफेस पे क्या रहेगा, T1। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि जो एरिया लेना है वो ये वाला एरिया लेना है। तो देखिए एरिया चेंज हो रहा है। अगर मैं अंदर वाला एरिया देखूंगा तो वो क्या रहेगा, 2πr1 इंटू एल, और बाहर वाला क्या है आपका 2πr2 इंटू एल। अब क्वेश्चन है कि एरिया कौन सा लें, एरिया तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम किसी आर रेडियस पे निकालेंगे, हम किसी आर रेडियस पे क्या लगाएंगे, हम आर रेडियस पे फोरियर्स लॉ लगाएंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 से लेके R2। तो समझिए आप, देखिए मैं कोई एक छोटी सी स्ट्रिप ले रहा हूं किसी आर रेडियस पे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी आर रेडियस पे dr थिकनेस वाली, ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है स्ट्रिप की, dr। देखिए रेडियस चेंज हो रही है R1 से लेके R2। मैंने किसी R रेडियस पे एक छोटी सी स्ट्रिप ली है dr, इस पे मैं क्या लगाऊंगा, फूरियर्स लॉ लगाते हैं। इस पे क्या लगाते हैं हम, फूरियर्स लॉ। टेम्परेचर इस पे T मान लेते हैं, क्या रहेगा T। तो आपको पता है फूरियर्स लॉ क्या कहता है, Q माइनस के ए क्या हो जाएगा 2πr dt बाय dr, ठीक है। क्या हो जाएगा dt बाय dr। थिकनेस कितनी है dr, टेम्परेचर डिफरेंस dt, 2πr, ठीक है। अब इसको हम क्या, देखिए अब की बार एरिया चेंज हो रहा है इसलिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, q इंटू dr डिवाइडेड बाय r, जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको इस साइड ले जाइए, माइनस 2πk इंटू dt। रीअरेंज किया है, देखिए फूरियर्स लॉ को रीअरेंज इस टाइप से कर दिया। अब देखिए जब
रेडियस R1 है, टेम्परेचर क्या है T1, जब रेडियस R2 है, टेम्परेचर क्या है T2, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट क्या लगाएंगे, ध्यान से समझिए। रेडियस क्या है R1, टेम्परेचर क्या है T1, जब रेडियस R2 है तो टेम्परेचर क्या है आपका T2, क्या है T2। अब इसको इंटीग्रेट जब करोगे आप तो क्या आ जाएगा ln, देखिए 1/r का क्या होता है log r, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं ln r2/r1। जब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ln r2/r1, और यहां पे क्या होगा 2πk, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, dt का क्या होगा t, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा t2 माइनस t1, तो ये आ गया आपका माइनस 2πk t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, यहां पे q है, ठीक है। अब इसके बाद आपको बस रीअरेंज करना है इस क्वांटिटी को, देखिए q को यहां पे छोड़ दीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा आपका t2 माइनस t1, ध्यान से समझिए, ये ln r2/r1 है, इसके नीचे चला जाएगा ये ln r2/r1 डिवाइडेड बाय 2π, देखिए हमने l को मिस कर दिया, सॉरी, जब एरिया हम निकालेंगे तो एरिया क्या होता है 2πr इंटू एल, 2πr इंटू एल, एल और आएगा इसके साथ, ठीक है। ध्यान से समझिए, -2 - k 2πrl dt/dr, ठीक है, यहां पे माइनस है dt, तो t2 माइनस t1, r1 से लेके r2, t1 से लेके t2, ये हमने लिमिट पुट की है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln r2/r1, और ये क्या आ जाएगा 2πkl t2 माइनस t1, इसको ठीक से लिख देते हैं 2πkl, और ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। तो नीचे वाली टर्म क्या है, इसी को तो थर्मल रेजिस्टेंस बुलाते हैं हम, तो क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय, जो ये वाली टर्म्स है यही तो थर्मल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस को देखें तो क्या वैल्यू दिख रही है आपको, सिलेंड्रिकल के केस में, सिलेंड्रिकल के केस में है ln r2/r1 डिवाइडेड बाय 2πkl, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी है थर्मल रेजिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट आपका सिलिंड्रिकल है। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के केस में हमें पता होना चाहिए कि एरिया वेरी करता है, एरिया वेरी करेगा, तो मैंने क्या किया, तो मैंने इसको एरिया को लिखा 2πrl, क्योंकि किसी r डिस्टेंस पे मैंने इसको लगाया है फुरियर्स लॉ। फुरियर्स लॉ लगाने के बाद आपने लिमिट पुट की, r1 रेडियस पे t1 टेम्परेचर है, r2 रेडियस पे t2 टेम्परेचर है, जैसे हमने इनको इंटीग्रेट करने के बाद रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने के बाद जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस आया वो क्या आया ln r2/r1 डिवाइडेड बाय 2πkl। लास्ट हमारा रह गया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, देखिए लास्ट है आपका कंडक्शन का केस में, हमारा कंडक्शन का लास्ट केस है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल, देखिए सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में एरिया चेंज होता है। कौन सा एरिया है ये, एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो इस केस में भी आपको इस टाइप से ही करना है, मान लेते हैं कोई स्फेयर है जिसकी इनर रेडियस r1 है और जिसकी आउटर रेडियस क्या है आपकी r2। हम किसी r डिस्टेंस पे एक स्मॉल स्ट्रिप ले रहे हैं, ठीक है, किसी r डिस्टेंस पे हम एक स्मॉल स्ट्रिप ले रहे हैं जिसकी थिकनेस क्या है dr, जिसकी थिकनेस क्या है dr। तो r1 रेडियस पे टेम्परेचर क्या मान लेते हैं T1, r2 टेम्परेचर पे क्या मान लेते हैं
T2। देखिए जहां पे आउटर वाले सरफेस का टेम्परेचर T2, इनर वाले का T1। और आपको ये भी मानना है कि T1 ग्रेटर देन T2। जो हीट फ्लो हो रही है वो रेडियल डायरेक्शन में हो रही है, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। तो जब हम इसमें फूरियर लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एरिया कितना लेंगे हम, 4πr²। स्फेयर का एरिया क्या होता है, ठीक है, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr² इंटू dt/dr, इंटू dt/dr। टर्म्स को रीअरेंज करिए, Q इंटू, देखिए R वाली टर्म्स को इसके साथ ले आइए आप, तो ये हो जाएगा आपका dr डिवाइडेड बाय r²। और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको इस साइड ले जाइए, 4πk dt/dr। अब इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये तो हमने आर देखिए हमने किसी आर रेडियस पे निकाला है, हमें निकालना क्या है टोटल। तो टोटल के लिए R1 से लेके R2 लिमिट पे आपको इसको इंटीग्रेट करना है। जब R1 रेडियस पे टेम्परेचर क्या होगा, ध्यान समझिए, सॉरी dt, देखो dt साइड ले गए हम, तो यहां पे बस dt बचेगा। क्या बचेगा, देखिए dt यहां पे है, dr वाली टर्म्स यहां पे ले आए हम। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका r⁻² -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। और इसकी लिमिट क्या है, R1 से लेके R2। यहां पे क्या आ जाएगा, -4πk। देखिए कांस्टेंट है 4πk, अंदर क्या आ जाएगा, T1 से लेके T2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी T2 - T1। ठीक है, यहां पे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/r, और लिमिट क्या है R1 से लेके R2, और यहां पे आ गया -4πk। देखिए इसके साथ Q चल रहा है, हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो इसके साथ ही चल रहा है, इंटू Q -4πk T2 - T1। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R2 -1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू Q इक्वल टू -4πk T2 - T1। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा R1 - R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, इंटू Q इक्वल टू ये आ जाएगा -4πk T2 - T1। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर मैं इसको R2 - R1 कर देता हूं तो यहां पे मैं माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4πk T2 - T1 डिवाइडेड बाय, ध्यान समझिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R2 - R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। तो इसको यहां पे लिख देते हैं हम, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, वैल्यू आ गई आपकी Q इक्वल टू T2 - T1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 4πk को नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा R2 - R1 डिवाइडेड बाय 4πk R1 R2। और जो नीचे वाली टर्म है यही RTH है, तो RTH क्या आ गया, R2 - R1 डिवाइडेड बाय 4πk R1 R2। तो ये थर्मल रेजिस्टेंस आ गया किस केस में, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए RTH क्या आ गया आपका, ये आ गया R2 - R1 डिवाइडेड बाय 4πk R1 R2। ठीक है, तो हमने कंडक्शन के केस में प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए भी थर्मल रेजिस्टेंस निकाल दिया, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम देखते हैं कन्वेक्शन के केस में थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। देखिए
देखिए कन्वेक्शन की जब बात करते हैं हम, तो कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम यूज करते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई फ्लूइड है। सरफेस का टेम्परेचर मान लीजिए आप Ts है और फ्लूइड का टेम्परेचर T इंफिनिटी है। तो फ्लूइड से या सरफेस से फ्लूइड की तरफ हीट ट्रांसफर होगा अगर मैं मानता हूं Ts इज ग्रेटर देन T इंफिनिटी, और A मान लेते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट। जो एरिया फ्लूइड का सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो A है, टेम्परेचर डिफरेंस Ts और इसका कन्वेक्टिव कोफिशिएंट हम H मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू एच ए डेल टी। डेल टी का मतलब है Ts माइनस T इंफिनिटी। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, Ts माइनस T इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 बाई एच। तो जो नीचे वाली टर्म है वही थर्मल रेजिस्टेंस है। तो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी कन्वेक्शन के केस में, RTH। ये कौन सा केस है, कन्वेक्शन का, 1 डिवाइडेड बाई HA। अब आपको ये ध्यान रखना है, A प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए एक कांस्टेंट रहेगा, और अगर हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए वो एक चेंज होगा। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको समझाएंगे कि A को कैसे लोगे आप। तो A में ये ध्यान रखना है कन्वेक्शन के केस में कि एरिया प्लेन वॉल का है, प्लेन वॉल के टच में आ रहा है फ्लूइड, या हो सकता है फ्लूइड, देखो ये भी तो पॉसिबल है कि कोई प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर फ्लूइड है या इसके बाहर फ्लूइड है। तो आपको एरिया किस के अकॉर्डिंग लेना है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको समझाएंगे हम। जिस भी ऑब्जेक्ट के टच में आप आओगे उसी का एरिया लेना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू।